चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको जैसा मैं बता रहा था कि आपका जो चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी बुक में सर्कल पढ़ेंगे, आज वृत्त पढ़ेंगे। ठीक है, वृत्त सभी ने देखा होगा। अभी मैं कुछ उदाहरण भी आप सभी से पूछ रहा था, है ना। उदाहरण के तौर पर सर्कल के शेप में, वृत्त के शेप में आप क्या क्या देखते हो अपने डेली लाइफ में। देखो ये जो फिगर दिख रहा है ना, इसी आकृति को हम सर्कल करते हैं, यही हमारा वृत्त है। तो इस आकृति में आप डेली लाइफ में क्या देखते हो अपने आसपास के जीवन में। आप कह सकते हो सर चूड़ी देखते हैं, है ना, चूड़ी होता है, रोटी होता है, सिक्का होता है ना, कुछ घड़ी होते हैं, कुछ इस टाइप से, है ना, घड़ी होते हैं। काफी सारी चीजें होती है जो सर्कुलर शेप में होती है, वृत्त के शेप में होता है, वृत्ताकार कहते हैं उनको। ठीक है, अभी एक कंफ्यूजन होता है बॉल। सर आप में से कुछ बच्चे भी बोल भी रहे थे बॉल, जो गेंद होता है, क्रिकेट का बॉल, इसको हम लोग वृत्त नहीं कहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त नहीं है, इसको हम लोग गोला कहते हैं। अगर हम क्रिकेट की बॉल की बात करें तो इसको वृत्त नहीं कहते हैं, इसको गोला कहते हैं। अब रीजन क्या दोगे, गोला क्यों है, क्योंकि ये 3D शेप है। अगर आप बॉल को अपने टेबल पर रखोगे तो हवा में उठ जाएगा, वो हवा में एक स्थान घेरेगा। तो कोई भी शेप जिसको आप किसी सरफेस पर सीधे सीधे उसको नहीं रख सकते, मतलब सरफेस पर उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, वो समतल आकृति नहीं होता है। और वृत्त क्या होगा, एक समतल आकृति होगा। इसको आप अपने टेबल पर, अपने पेपर पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास अगर ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड पे बना सकते हो। ठीक है, तो सर्कल होता है वैसा समतल आकृति जिसको आप बोर्ड पर बना सकते हो। ठीक है, तो ये होगा हमारा वृत्त। अब वृत्त में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पता होने चाहिए आपके एक्सरसाइज करने के लिए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर हम किसी भी सरफेस पर, मतलब किसी भी सतह पर, अपने कॉपी के पेज पर, ब्लैक बोर्ड पर, टेबल पर, कहीं पर भी आप अगर सर्कल को बनाओगे तो ये सर्कल उस सतह को, उस सरफेस को, उस तल को कितने भागों में बांटेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आप लोग बता सकते हो अगर आपने पढ़ा है तो। मैं नहीं बता रहा, आप लोग बताइए कितने भागों में बांटेगा, 1, 2 या 3। कोई भी वृत्त किसी भी सतह पे, जिसपे भी आप उस वृत्त को बनाए हो, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसका आंसर होता है 3 भाग। देखो कैसे होगा, 3 कैसे 3 होगा समझिएगा। देखो मैंने 3 बिंदु में बना रहा हूँ, एक बिंदु मैंने लिया यहाँ पर ए। तो बिंदु ए को आप क्या बोलोगे, सर बिंदु ए जो है वो वृत्त के अंदर में है ना। अंदर में को हम लोग क्या कहते हैं, अभ्यंतर कहते हैं। ठीक है, अभ्यंतर लिखते हैं, मतलब अंदर में है। तो यहाँ मैं अंदर भी लिख दे रहा हूँ, साधारण भाषा में आपको याद रहेगा। अब मैं बिंदु बी एक बना लूँ, बिंदु बी कुछ यहाँ पर बना लिया। तो बिंदु बी कहाँ पर है, आप लोग सर पॉइंट बी जो है बाहर में है, तो इसको हम लोग कहते हैं बहिर्भाग, है ना। इसको क्या कहते हैं, बहिर्भाग। और बहिर्भाग कहने का मतलब बाहर में होना, एक्सटेरियर में होना। ठीक है, और अगर मैं एक पॉइंट और बना लूं, जैसे पॉइंट पी दिख रहा होगा आपको, तो पॉइंट पी कहाँ पर है, अंदर में है कि बाहर में है। आप बोलोगे सर पॉइंट पी जो है ना ही अंदर में है ना ही बाहर में है, तो ये कहाँ पर है, वृत्त पर है ना। तो ये वृत्त पर ही स्थित है। तो 3 चीज दिख गया, बिंदु, पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन हो सकता है, या तो उस सर्कल के अंदर में हो सकता है ना, या तो अंदर वाले भाग में हो सकता है, या तो बाहर वाले भाग में हो सकता है, वृत्त के बाहर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सर कोई भी पॉइंट इस वृत्त के ऊपर हो जाए, है ना। तो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पर 2 आंसर मत करना, कोई भी वृत्त किसी भी सरफेस को कितने भाग में डिवाइड करेगा, तो आपका आंसर आएगा 3 भाग में, अभ्यंतर, बहिर्भाग और वृत्त, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए पहला कंसेप्ट तो ये था, यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा। दूसरा चीज होता है केंद्र। वृत्त का जो सेंटर होता है, आप सभी ने सुना होगा, सेंटर कहाँ होगा, सबसे पहले इसकी पोजीशन बताइए। वृत्त का जो सेंटर होगा, अंदर में होगा, बाहर में होगा, इस वृत्त पर होगा। तो आप सभी को पता है केंद्र अभ्यंतर में होगा सर। अंतर में होगा। तो आप बोलोगे सर सर्कल के अंदर होता है, तो इसको हम कहते हैं सर अभ्यंतर में होगा। पोजीशन क्या है, अंदर में। ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर मैं पूछूं संख्या बताओ, कितने केंद्र होते हैं किसी भी वृत्त की, किसी भी एक वृत्त का कितना केंद्र होगा। एक। एक ही केंद्र होगा, हर सर्कल का सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर होता है। अब सेंटर मैं बना रहा हूं यहाँ पर, सेंटर को देखो डिफाइन कैसे करते हैं, सेंटर को परिभाषित कैसे करते हैं। देखो ये वृत्त जो है ना, वृत्त भी काफी सारे बिंदुओं से ही मिलकर बना होगा। एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, इसके बीच में भी एक बिंदु ले लिया। अब यहाँ बहुत पास पास अब अगर बिंदु लेते जाओगे, तो इसी तरीके से बिंदु, काफी सारे बिंदु अगर हमने ले लिया, अनगिनत बिंदु को ले लिया, तो इन्हीं से मिलकर ये सर्कल बन गया होगा। तो इन्हीं में से कुछ बिंदु को मैं स्पेशल नाम दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ पॉइंट मैंने ले लिया इस सर्कल के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट का नाम मैंने दे दिया पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम दिया बी, और इस पॉइंट का नाम दिया सी, और सेंटर का नाम दिया ओ। केंद्र को जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब केंद्र का नाम दे दिया ओ। देखो सेंटर ऐसा पॉइंट होता है सर्कल का, केंद्र ऐसा बिंदु होता है सर्कल का,
जो इस वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से बराबर दूरी पर। मतलब हम कह सकते हैं सर अगर वो केंद्र है तो ओसी की लंबाई जो होगी वही ओबी की लंबाई के बराबर होगी और वही ओए के लंबाई के बराबर होगा। तो ये सारा जो दूरी है वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु अगर मैं ले लूं, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त पर कोई भी बिंदु आप ले लो, उसको अगर केंद्र से मिला दोगे तो वो 5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, ये दूरी जो आएगा ये 5 सेंटीमीटर ही आएगा। समझ में आया? ये मैं उदाहरण के लिए 5 सेंटीमीटर लिया, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? तो वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु अगर लोगे तो उसका सेंटर से केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। अगर मैं ऐसे पॉइंट ले लूं, इसको आप केंद्र बोलोगे क्या? बिंदु अगर मैं यहाँ पर नाम दे दूं एम, इस पॉइंट एम को सेंटर बोलेंगे? सेंटर हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है सर एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पर ले तो ये दूरी छोटा दिख रहा है और ये वाला दूरी बड़ा दिख रहा है ना, तो इसको सेंटर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अंदर में ही होना नहीं चाहिए, वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि केंद्र एक होगा, अंदर में होगा और वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं से बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, अब अगला जो कंसेप्ट होता है हमारा वो है वृत्त की त्रिज्या। ये भी आपको पता होगा रेडियस क्या होता है। सिंपल समझिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, केंद्र तो आपको पता है सर यहाँ पर होगा, ये सेंटर है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बिंदु ले रहा हूँ पॉइंट इस सर्कल के ऊपर, है ना, पॉइंट ए ले लिया। अब अगर मैं केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिला दूं, मैंने क्या बोला, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिला दूं, तो ओए को क्या कहेंगे, इस लाइन जो अभी आपको दिख रहा है ना ओए, इसी ओए को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, तो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वो रेडियस है। अगर मैं पूछूं कि किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती है, संख्या बताओगे कितनी त्रिज्या होंगी, एक दो तीन अनगिनत। चार? अनगिनत। वेरी, अनगिनत। आप बोल सकते हो कि सर इस वृत्त पर तो अनगिनत पॉइंट होंगे ना, काफी सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो इन सभी को अगर हम मिला दें तो यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है ना। तो आप ये सारे को आप बोलोगे क्या, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारे के सारे त्रिज्या है ना। तो संख्या कितनी होंगी, अनगिनत, जितनी मर्जी उतनी आप बना सकते हो। ठीक है, अनगिनत त्रिज्या बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होगी, तो आपने बोला सर ये क्या हमारा सेंटर है, इसको आप क्या बोलोगे, केंद्र। और त्रिज्या है क्या, केंद्र से वृत्त तक की दूरी, है ना, ये दूरी ही तो है। और आपने बोला सर केंद्र जो होगा वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं सर ये जो ओबी की लंबाई है, ये ओए की लंबाई है, ओसी की लंबाई है और ओडी की लंबाई है, सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जितनी भी त्रिज्या होंगी, ओए, ओबी, ओसी और ओडी, सारे के सारे बराबर होंगे और सभी को हम त्रिज्या कह देंगे, सभी की लंबाई बराबर होगी। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ओए की लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओगे ओडी की लंबाई कितनी होगी, ओडी की लंबाई कितनी होगी? आप बोलोगे सर ओए भी त्रिज्या है और यह भी त्रिज्या है, दोनों ही त्रिज्या है, तो आप बोलोगे सर यह भी 8 सेंटीमीटर होगा। रीजन अगर कोई आपसे पूछे तो बोलोगे सर दोनों ही हमारे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, सेम सर्कल की रेडियस है, तो दोनों ही की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं कह रहा हूँ दो सर्कल बना रहा हूँ, एक ही सर्कल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये वाला है हमारा 2 सेंटीमीटर और मैंने इसको लिख दिया आर, तो आर का मान बताओगे कितना होगा? बोलोगे सर आर, ये भी आर रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों ही बराबर होगा ना। तो आप बोलोगे सर ये भी 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो त्रिज्या क्या हो गया यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से वृत्त तक की दूरी, जितनी भी त्रिज्या होंगे, अनगिनत त्रिज्या होंगे, लेकिन सभी त्रिज्याओं की लंबाई क्या होगी, बराबर बराबर होगी। ठीक है, रिपीट अगला करना कंसेप्ट, सर एक बार। इसको मैं रिपीट कर दूं? ठीक है, यहाँ पर मैंने बस इतना बताया, सिंपली आपको ये समझना है सर रेडियस होता क्या है, दो तीन चीज आपको समझना है। पहला चीज, रेडियस होता क्या है, सेंटर से वृत्त तक के बीच की दूरी, इसी को रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कितने रेडियस होते हैं, तो आप बोलोगे सर अनेकों रेडियस बना सकते हैं, अनगिनत रेडियस बना सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी त्रिज्या बना दो, है ना। तो अनगिनत त्रिज्या होंगी, जितनी भी त्रिज्या होंगी सभी की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है सर केंद्र जो होता है इस पर जितने भी बिंदु होंगे सभी से बराबर दूरी पर ही होगा। तो अगर ये आर है तो यह भी आर होगा, तो जितनी भी आपको त्रिज्या यहाँ पर मिलेगी सभी की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। अब समझ में आया? हाँ सर। ठीक, चलो, तो सभी त्रिज्याएं की लंबाई बराबर होगी। अगला जो कंसेप्ट था हमारा वो है जीवा यानी कॉर्ड। जीवा क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वृत्त के ऊपर फिर से दो बिंदु ले रहा हूँ, एक बिंदु मैंने यहाँ लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन से मिला दे रहा हूँ, है ना, इन दोनों को पॉइंट को मिला दिया। एक सेकेंड, हाँ, इसको ऐसे मैंने मिला दिया।
अब इसका नाम दे दो, मान लो इसका नाम मैंने लिखा ए और इसका नाम लिया बी। मतलब आपने क्या किया, वृत्त पर दो बिंदु लिया और उसको मिला दिया। तो वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वही हमारा जीवा कहलाता है। इसी लाइन को आप क्या कहोगे, ये सर हमारा जीवा है। तो ए बी लाइन को आप क्या बोलोगे, सर ये जो ए बी लाइन हमें दिख रहा है इसको जीवा कहेंगे या फिर इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। समझ में आया। अब मैं पूछ रहा हूँ कॉर्ड की संख्या बताइए, कितने कॉर्ड बना सकते हैं आप लोग, कितने जीवा बना सकते हैं। तो फिर से आप बोलोगे सर वृत्त पर बिंदुओं की कमी तो है नहीं, है ना, अनगिनत बिंदु होंगे, तो आप अनगिनत कॉर्ड भी बना सकते हो। मान लो एक बिंदु मैंने यहाँ पर लिया और एक बिंदु मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, तो इन दोनों को भी आप अगर मिला दोगे तो क्या बनेगा, एक जीवा बन जाएगा, है ना। हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया और इसको ऐसे मिला दिया, हमने ऐसे मिला दिया, है ना। तो जितनी मर्जी उतनी आप कॉर्ड या जीवा बना सकते हो, ठीक है, अनगिनत जीवा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो अभी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है, कॉर्ड हैं, जीवा है। मुझे बताइए सारे जीवा की लंबाई बराबर होगी क्या, जैसे सारे त्रिज्या की लंबाई बराबर थी, सारे नहीं जीवा की सर। लंबाई बराबर होगी, नहीं। वेरी गुड। नहीं सर। तो आप बोलोगे सर देखो एक तो बहुत छोटा सा भी जीवा हमें दिख रहा है और एक बहुत बड़ा सा जीवा भी दिख रहा है। इसको समझने के लिए और समझते हैं, देखो जीवा की लंबाई पे भी एक चैप्टर है आपका। जो दूसरा वाला सर्किल दिख रहा है अभी आपको, इस सर्किल में देखिए मैं यहाँ पर कुछ लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। एक जीवा देखो, आप बोलोगे सर ये जो मैंने लाइन बनाया ये बहुत छोटा सा जीवा दिख रहा होगा आपको, है ना। वृत्त पर स्थित किसी दो बिंदु को मैंने मिला दिया है, बस एक बिंदु यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ लिया और इसका नाम मैंने दिया पी क्यू, ठीक है। तो इसको मिलाया तो एक जीवा बना, ठीक है, एक कॉर्ड बना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर से थोड़ा नजदीक बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ। अब देखो ये क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, आपको दिख रहा है ये लाइन। ये जो जीवा आया पहले वाले जीवा से थोड़ी बड़ी सी है ना। अब और मैं आगे जाता हूँ, सेंटर के और नजदीक जा रहा हूँ, केंद्र के और नजदीक जा रहा हूँ, देखो और बड़ा हो गया। और मैं केंद्र के नजदीक जा रहा हूँ, देखो ये और बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जा रहे हो, जैसे जैसे आप केंद्र के नजदीक जाओगे आपकी जीवा बड़ी होती जाएगी। दिख रहा है सभी को, जैसे जैसे हम सेंटर के नजदीक जाएंगे हमारी जीवा बड़ी होती जाएगी। और इसी क्रम में हमने क्या किया, एक जीवा ऐसा बनाया, एक जीवा ऐसा बनाया जो सर इसके एक सेंटर मिनट। से ही क्रॉस कर रहा है, इसके सेंटर से ही पास कर गया, ठीक है। तो इसका स्पेशल नाम होता है, कुछ थोड़े देर में जानेंगे। और ये सबसे बड़ी जीवा दिखेगी, ये सर सबसे बड़ा जीवा दिखेगा। सर वर्त की सबसे बड़ी जीव और जो उसके केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं, वेरी गुड शिवेंद्र। हाँ अभी हम मैं इसको भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये जो है ये हमारा सबसे बड़ा वाला जीवा है जो केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ फिर। अब ऊपर जाओगे तो अब छोटा होने लगेगा, अब ये फिर से छोटा होने लगा, जैसे आप केंद्र से फिर दूर जाने लगे ना तो ये जीवा हमारा छोटा होने लगा, ठीक है। अब देखो ये सबसे छोटा वाला जीवा हो गया ऊपर में, मतलब और भी छोटा होगा, उसके आगे मैं बताऊंगा तो और भी छोटा बनेगा। मतलब यहां से हमें क्या देख रहा है, जैसे जैसे हम केंद्र के नजदीक जाएंगे सर जीवा बड़ी होती जाएगी। और केंद्र से जो जीवा जाएगा, जो कॉर्ड सेंटर से क्रॉस करेगा वो वाला स्पेशल होता है, उसका मैं नाम यहाँ पे, चलो मान लो मैंने इसका नाम दे दिया, इसका मैंने नाम दिया ए बी, ठीक है। तो ए बी जो है ये सबसे बड़ी वाली जीवा है, ये समझ में आता है। ए बी को हम क्या कहेंगे, इस वृत्त की लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी सबसे बड़ी जीवा, क्योंकि ये केंद्र से जा रहा है। ये समझ में आया, बताइए। हाँ सर। ठीक है, तो जो केंद्र से जाएगा वो सबसे बड़ा जीवा होगा। अब केंद्र से जो जाएगा ना, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की उसे उसको एक स्पेशल नाम देते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं व्यास, ठीक है। तो व्यास भी आपने पढ़ा होगा तो, है ना। तो आप बोलोगे सर व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी वाली जीवा को ही वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट हमारा यही है, व्यास क्या होता है। तो व्यास क्या होता है, सबसे पहला क्या क्या चीज आपको याद रखना है, एक एक मैं पॉइंट करके लिख दे रहा हूँ। पहला चीज आप याद रखिएगा व्यास सर के बारे में। व्यास हाँ वृत्त को बताइए। दो बराबर भागों में बांटता है ना। हाँ ये भी कह सकते हैं, व्यास वृत्त को दो बराबर भाग में बांटेगा। तो पहला चीज हमने ये देखा कि सर सबसे, सारी चीज अभी बताऊंगा आपको, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ी जीवा होगी, ठीक है, सबसे बड़ी जीवा होगी, पहला चीज हमने ये याद रखा। दूसरा चीज हमें ये ध्यान रखना है कि व्यास जो होगा वो केंद्र से होकर गुजरेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी जीवा है। अभी मैंने दिखाया था कि केंद्र से, सॉरी केंद्र से गुजरेगा, ये लिखना है हमें, केंद्र से गुजरेगी, ये लिख लो साथ के साथ, केंद्र से गुजरेगी। तीसरा चीज आपने ये, चलो इसको मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। एक मैंने बनाया जीवा ऐसा जो इसके केंद्र से जा रहा था। अब बोलोगे सर ये जो सबसे बड़ी जीवा है इसको ही हम व्यास कह सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, व्यास है। अगर मैं पूछूं संख्या, कितना व्यास बना सकते हो इसमें, किसी भी सर्किल में कितना व्यास बना सकते हैं, अनगिनत। अनगिनत। आप बोलोगे सर यहाँ पर और भी तो व्यास बना सकते हैं,
मैंने ऐसे भी बना दिया, ठीक है। आप बोलोगे सर हम तो ऐसे भी बना सकते हैं सेंटर से क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अनगिनत व्यास बना सकते हैं। तो तीसरा चीज हमने ये भी देखा सर, संख्या कितनी होगी, तो संख्या इसकी अनगिनत हो जाएगी। अनगिनत व्यास बना सकते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी उतनी व्यास बना सकते हो। सारी व्यास की लंबाई बराबर होगी, लंबाई पर आते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर अगला जो पॉइंट हमें जानना है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, बस एक व्यास को मैं दिखा रहा हूँ, एक व्यास बना के दिखाता हूँ आपको, ए बी को। अभी जो व्यास है, आप लोग सर अच्छा व्यास को ना इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को डी से, व्यास को डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये बोलोगे सर ओबी के बारे में अगर बात करोगे, तो ओबी क्या है, ये हमारा त्रिज्या है जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो। ओ ए क्या है, यह भी त्रिज्या है जिसको आप आर से रिप्रेजेंट करते हो, केंद्र से वृत्त तक की दूरी है। तो हम यहाँ से त्रिज्या और व्यास में एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है सर, जो व्यास होता है हमारा डी, आप बोलोगे सर ये क्या है हमारा, ये पूरा डायमीटर है जिसको डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डी क्या है, दो त्रिज्या से मिलकर बनी हुई है, त्रिज्या पर प्लस त्रिज्या, दो त्रिज्या दिख रहा है आपको, एक हमें ओ ए दिख रहा है त्रिज्या, और एक दिख रहा है ओ बी त्रिज्या। तो हमेशा जो व्यास होगा दो त्रिज्या से मिलकर बना होता है। तो आप बोलोगे सर डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और डी बराबर 2r कहने का मतलब क्या होगा, व्यास की जो लंबाई होती है सर, वो दोगुना होता है त्रिज्या का। तो त्रिज्या को आप अगर दोगुना कर दोगे तो व्यास मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा किसी वृत्त की, अगर मैं आपको त्रिज्या दे दूं कि त्रिज्या हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो बताओगे इसका व्यास कितना हो जाएगा, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा बताइए। 26 सेंटीमीटर। 26 कैसे हो जाएगा, 16 16 हो सर। जाएगा। तो सर 2 को 8 मुझे से गुना कर देंगे ना, तो आप बोलोगे सर 2 को 8 से गुना करेंगे तो ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। सर मुझे मुझे बताइए गलती अगर मैं कह रहा हूँ त्रिज्या अगर 7.5 सेंटीमीटर है, तो मुझे बताओगे व्यास कितना आ जाएगा। 15 सर। 15 आप सेंटीमीटर। वेरी गुड, आप बोलोगे सर 2 को 7.5 से गुना कर देंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अगला चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारे पास व्यास में दे दूं आपको, देखो व्यास क्या है, त्रिज्या का दोगुना है। अब त्रिज्या क्या होगा, फिर व्यास का आधा हो जाएगा। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि व्यास हमारे पास दे रखा है किसी भी वृत्त का 20 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओगे त्रिज्या यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो, 10 सर, 10 आ क्योंकि जाएगा सर, सर 2 त्रिज्या को आधा हो 10 जाएगा। गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। व्यास अगर ऐसे समझ लो ना, व्यास अगर दोगुना है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। तो आप 20 को 2 से भाग दे दोगे, तो आप बोलोगे सर 20 को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ व्यास हमारा कितना है, मैं व्यास कह रहा हूँ चलो 12 सेंटीमीटर, तो मुझे बताइए त्रिज्या कितना आएगा। 6 आप बोलोगे सर सेंटीमीटर 12 सर। का आधा हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आया, काफी आसान था, ये काफी आसान था, चलिए ठीक है। हाँ सर। तो क्या क्या चीज हमने यहाँ पर देखा, पहला चीज देखा कि सबसे बड़ी वाली जीवा को ही व्यास कहते हैं, केंद्र से गुजरेगा, पॉइंट पूछा जा सकता है। अनगिनत व्यास होते हैं, सभी व्यास की लंबाई बराबर होगी। व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। एक पॉइंट और रखिएगा याद, कि व्यास जो होगा इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, ठीक है। यानी आप बोलोगे सर ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है और जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, ये दोनों बराबर बराबर हिस्से होंगे, ठीक है। और इन दोनों को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ऊपर वाला भी अर्धवृत्त कहलाएगा और नीचे वाला भी अर्धवृत्त कहलाएगा। इसके बारे में थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, जब हम लोग वृत्तखंड पढ़ेंगे ना वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला कंसेप्ट है हमारा चाप का। आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है। फिर से आप क्या करो, इस वृत्त पर कोई भी दो बिंदु ले लो। फिर से दो बिंदु ले लिया, इन दोनों बिंदु का मैंने नाम दे दिया, एक पॉइंट है हमारा ए और एक पॉइंट है हमारा बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वृत्त के इस भाग की बात कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ना हमारा, ए से बी तक का जो वृत्त का टुकड़ा है, ये टुकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो आपका दिख रहा है वृत्त का ही टुकड़ा, जैसे इमेजिन करो कि हमारे पास क्या था ना, एक चूड़ी था हमारे पास, एक बैंगल था, आपके हाथ से छूट गया, वो गिर के टूट गया। और कुछ ऐसा टूटा कि वो दो पार्ट में टूटा, है ना। वो टूटने के लिए तो कई सारे भाग में टूट सकते हैं, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि हमारा जो चूड़ी था वो कुछ इस तरीके से टूटा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यह भी चूड़ी का ही टुकड़ा है, चूड़ी से ही टूट के बना, और ये भी चूड़ी का ही भाग है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे, वृत्त का चाप कह देंगे, आर्क कहेंगे, ठीक है। तो ये जो भाग दिख रहा है ए बी, इसको हम कहते हैं चाप। समझ में आया। और इस वाले को भी हम क्या कहेंगे सर, ऊपर वाला जो भाग है इसको भी चाप कहेंगे क्या, तो यह भी वृत्त का ही भाग है, तो यह भी चाप कहलाएगा, ठीक है। दोनों ही चाप कहलाएगा, दोनों ही आर्क कहलाएगा। किसी भी दो बिंदु के बीच में वृत्त का जो भाग होता है उसको ही चाप कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है सर एक छोटा भाग है एक बड़ा भाग है। तो देखो बड़े के लिए
जो भी बड़ा भाग रहेगा ना उसके लिए हमेशा आप दीर्घ वर्ड यूज करना, दीर्घ, ठीक है। और जो छोटा रहेगा उसके लिए आप लघु वर्ड यूज करना। तो आप बोलोगे सर नीचे वाला लघु चाप दिख रहा है, ऊपर वाला दीर्घ चाप दिख रहा है, एक हमें बड़ा दिखता है और एक हमें छोटा दिखता है। तो बड़े वाले को आप बोलोगे सर, एक सेकंड, तो बड़े वाले को आप बोलोगे सर दीर्घ चाप और छोटे वाले दीर्घ को चाप कहेंगे और लघु छोटे चाप। वाले को मेजर लघु आर्क, चाप। हाँ मेजर आर्क और माइनर आर्क इंग्लिश में कहते हैं। नो पोल नहीं, अभी पोल नहीं पूछूंगा, पोल आपको जब पढ़ाऊंगा क्लास में उस तरीके से पूछेंगे, अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे तो एग्जाम में पोल नहीं, अभी पोल नहीं पूछूंगा, ठीक है। ये समझ में आया चाप क्या होता है, हाँ सर। आर्क क्लियर है, चलो ये समझ में आ गया। अब देखो अगर क्या होगा यहाँ पर, एक चीज और हमें सीखना है। अगर मैं कह रहा हूँ एक सर्कल ले लिया, अब मैं दो ऐसा पॉइंट लेता हूँ, ये दोनों वृत्त बराबर बराबर हिस्से में टूट जाए, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा अगर बराबर बराबर हो जाए, तो कोई इस बार आप लघु और दीर्घ वर्ड नहीं यूज कर सकते। मान लो अगर मैं दो इस तरीके से बनाऊं, एक लड़का ए है और एक बी है, तो आप यहां पर बोल सकते हो सर बी बड़ा है और ए छोटा है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं कि दोनों एकदम बिल्कुल बराबर बराबर है, इनकी हाइट एकदम सेम है या इनकी एज एकदम सेम है, तो आप क्या कहोगे, इसमें आप बड़ा छोटा नहीं बोल पाओगे, लघु दीर्घ नहीं बोल पाओगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं सर, ऊपर वाला जो चाप है और नीचे वाला जो चाप है इसको हम लोग अर्धवृत्त कह देते हैं, ठीक है, इसको आप अर्धवृत्त कह देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लघु और दीर्घ वर्ड नहीं यूज कर सकते। दोनों ही जब बराबर हो जाएंगे तो वहां पर हम दीर्घ और लघु नहीं कहते, वहां पर हम सीधे अर्धवृत्त कह देते हैं, उसको सेमी सर्किल कहते हैं। इंग्लिश अगर मीडियम के बच्चे हो कोई तो उसको आप लिखना सेमी सर्कल, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, चाप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारा ये चाप है। अगर आप सीधे ए बी लिख दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ए बी जीवा की बात कर रहे हो कि ए बी चाप की बात कर रहे हो, है ना, हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं सर, ए बी लिखने के बाद एक यहाँ पर ऐसे छतरी बना देते हैं, चलो इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे में लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो लघु चाप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी लिखकर उसके ऊपर एक छतरी बना देते हैं। तो ये छतरी रिप्रेजेंट करता है कि सर हम चाप की बातें कर रहे हैं। अगर हमें दीर्घ चाप को दिखाना हो तो दीर्घ चाप को दिखाने के लिए क्या करते हैं, दीर्घ चाप पर एक बिंदु बना दो, यहाँ पर बिंदु कुछ भी नाम दे दो, मान लो नाम दे दिया पी, अब यहाँ पर लिख देना ए पी बी और ऐसे बना देना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दीर्घ चाप को दिखा रहा है। दीर्घ बड़ा होगा तो इसका देखो नाम भी बड़ा है, ए पी बी। लघु छोटा है, इसका मतलब इसका नाम भी छोटा है। समझ में आया, अब क्लियर है। तो चाप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक छाता बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि हम चाप की बात कर रहे हैं, जीवा की बात नहीं कर रहे। अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो वृत्तखंड है, सेगमेंट के है। देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तरीके से दो पॉइंट ले रहा हूँ सर्किल के ऊपर, ठीक है, दो पॉइंट लिया मैंने, एक पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए और एक बिंदु का नाम दे दिया मैंने बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बिंदु ए से बी को मिला दिया, इसको मिला दिया। तो अभी जो आपको ए बी मिलता हुआ लाइन दिखा, इस लाइन को आप बोलोगे सर ये क्या है हमारा, इसको हम लोग जीवा कह रहे थे, इसको कॉर्ड कह रहे थे। नीचे में जो आपको ए बी दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है, एक सेकंड मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको भाग दिख रहा है इस वाले को आप क्या कहोगे, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, तो इस वाले को आप बोलोगे सर ये हमारा चाप है, ठीक है, ये हमारा चाप है। अब अगर मैं इस हिस्से की बात करूं कि ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है सर वृत्त के बीच का, ये वृत्त का जो टुकड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहेंगे, इस रीजन को क्या कहेंगे। तो इस रीजन का ही नाम है हमारा सर ये वृत्तखंड कहलाता है ना, वृत्तखंड कहलाता है। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सर, सेगमेंट कहेंगे। तो वृत्तखंड के लिए याद रखिएगा सर, वृत्तखंड का फिगर जब भी मैं बोलूंगा आपके दिमाग में बनना चाहिए कुछ ऐसा फिगर, है ना, कुछ ऐसा फिगर बन जाना चाहिए। अब ये वृत्तखंड किन दो चीजों से बनकर बना होता है, किन चीज से घिरा होता है, आप बोलोगे सर एक इसमें यहाँ पर जीवा होता है और एक चाप होता है। तो जीवा और चाप से जो घिरा हुआ भाग होता है वही भाग हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। समझ में आया, जीवा और चाप से जो घिरा हुआ भाग होता है वही हमारा वृत्तखंड कहलाता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप का रोटी है या कोई भी एक सर्कुलर सामान है, कागज का कुछ आपने डिजाइन बनाया है ऐसे। अब आपने क्या किया, इसको आपने काट दिया यहाँ से, ठीक है। अब आपने जब ऐसे इसको कट किया तो आपको एक वृत्तखंड ये वाला दिखेगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, मान लो इसका नाम दिया ए, और एक वृत्तखंड और दिखेगा आपको ऊपर में, ठीक है, एक वृत्तखंड और दिखेगा जिसको मैंने नाम दिया यहाँ पर मान लो बी, ठीक है। तो एक आपको दिख रहा होगा सर बड़ा, है ना, एक हमें बड़ा भाग दिख रहा है और एक भाग हमें दिख रहा है छोटा भाग दिख रहा है ना, छोटा भाग दिख रहा है। एक सेकंड रुक जाओ, तो इसको आप बोलोगे सर ये हमारा क्या है, छोटा सा भाग है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला भाग है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, जो छोटा वाला भाग है उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, दोनों ही तो वृत्तखंड है ना। आप बोलोगे सर यह भी हमारा जीवा और
चाप से घिरा हुआ भाग है। और अगर मैं ऊपर वाले भाग की बात करूं तो ये भी जो भाग दिख रहा है ये भी हमारा एक जीवा है ना। तो नीचे में यहाँ पर आपको दिखेगा सर ये हमारा जीवा है और ऊपर में हमारा चाप है, दीर्घ चाप है। तो ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको भी हम लोग वृत्तखंड कहेंगे। तो ये भी जो हिस्सा है इसका भी हम कहेंगे सर ये भी हमारा क्या है, वृत्तखंड है। समझ में आया? तो नीचे वाला भी वृत्तखंड है, ऊपर वाला भी वृत्तखंड है। अंतर क्या है, ऊपर वाले को हम कह देंगे सर ये दीर्घ वृत्तखंड है क्योंकि बड़ा दिख रहा है, और जो नीचे में दिख रहा था इस वाले को आप नाम दे दो सर ये वाला जो था वृत्तखंड को मैंने बताया था वृत्तखंड है, यहाँ पर आप लिख दोगे इसको लघु वृत्तखंड। ठीक है, ये छोटा वाला है। समझ में आया सभी को? नहीं सर हमें नहीं आया। क्या नहीं आया बताइए फिर से। चलो रिपीट कर दो क्या? चलो इसको मैं रिपीट कर दूं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया तो इसको रिपीट कर लेते हैं सारी चीजें मिटाकर, बस समझिएगा ध्यान से। मैं वृत्त पर 2 बिंदु ले लिया, ठीक है, मैंने इसको मिला दिया। अब मुझे बताओ, माइक ऑन करके बताओगे मुस्कान, ए बी को आपने अगर मिलाया तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ए बी, ये ब्लू कलर का लाइन, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं? जीवा सर। इसको आप बोलोगे सर ये हमारा जीवा कहलाता है। अगर मैं वृत्त के टुकड़े की बात करूँ, नीचे वाला जो ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, इसको आप क्या नाम दोगे? चाप। इसको आप बोलोगे सर ये हमारा चाप है। तो आपको यही याद रखना सर, जीवा और चाप से जो घिरा हुआ भाग होता है, मान लो ये आपका रोटी है, इसको आपने इस तरीके से काट दिया तो ये टुकड़ा बनेगा ना, एक टुकड़ा हमें ऊपर ऐसा दिखेगा और एक टुकड़ा हमें नीचे दिखेगा। तो ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है, ये टुकड़ा कौन से चीजों से घिर कर बना हुआ है? एक जीवा प्लस एक चाप से घिर के बना हुआ है, बताइए। हाँ सर। तो ऐसा हिस्सा, वृत्त का ऐसा हिस्सा जो एक जीवा और एक चाप से घिरा हुआ हो, उसको ही हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अब समझ में आया? हाँ सर, तो हमें लगा सर ये चाप नीचे आई है वो ऊपर नहीं आएगी इसलिए। नहीं, अभी देखो यहाँ पर और समझाता हूँ। नीचे वाला ठीक है, नीचे वाला तो वृत्तखंड हो गया, ये तो हमने समझ लिया सर कि वृत्तखंड है। अब मैं पूछ रहा हूँ ऊपर वाला जो हिस्सा ये दिख रहा है, जिसको मैं अभी कलर करके दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये अभी वृत्तखंड होगा या नहीं होगा? इस वाले को आप वृत्तखंड बोलोगे? आप बोलोगे सर हाँ यह भी तो चाप है, ऊपर वाला भी चाप है, वृत्त का ही टुकड़ा है, और ये हमारा जीवा नीचे वाला तो है ये जीवा। तो यह भी जो हिस्सा बड़ा वाला दिख रहा है यह भी जीवा और चाप से ही मिलकर बना हुआ है। तो इस वाले को भी हम कहेंगे सर यह भी वृत्तखंड है ना, यह भी वृत्तखंड है। ठीक है, लेकिन नाम क्या हो गया? आप बोलोगे सर इसको दीर्घ वाला कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, और नीचे वाले को लघु वृत्तखंड कहेंगे। अब जरूरी कि नीचे ही लघु होगा। अब मैं अगर ऐसे बना तो आप बोलोगे सर ये क्या है, लघु वृत्तखंड है और ये दीर्घ वृत्तखंड है। क्लियर है अब? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है? देखो यहाँ पर नाम में दिख रहा है त्रिज्य, त्रिज्य मतलब त्रिज्या, तो कहीं ना कहीं इसमें त्रिज्या भी आएगा। आप बोलोगे सर मैं 2 त्रिज्या बना ले रहा हूँ, ठीक है, 2 रेडियस बना लिया। अब इसको आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये हमारा एक त्रिज्या है और ये भी हमारा त्रिज्या है, मैंने आर लिख दिया। अब इस हिस्से को आप क्या बोलोगे, जो अभी मैं कलर करके दिखा रहा हूँ, मान लो ये वाला हिस्सा, इस हिस्सा को अभी मैंने पूछा था तो आपने बोला कि सर ये क्या है हमारा, ये चाप कहलाता है, नीचे वाला है ना, ये चाप है हमारा। तो ये जो हिस्सा अभी आपको दिख रहा है, जिसको मैंने अभी सेट किया है ब्लैक कलर से, ये हिस्सा का एक स्पेशल नाम होता है सर, ये जो हिस्सा है इसको ही हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको आप कहते हो सर त्रिज्यखंड या सेक्टर। अब ये इसको याद कैसे रखेंगे, ये किन चीजों से मिलकर बना होता है सर? 2 त्रिज्या, त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड में देखो त्रिज्या छुपा हुआ है, 2 त्रिज्या प्लस एक चाप से जो घिरा हुआ भाग होगा उसको ही त्रिज्यखंड कहते हैं। देखो आप बोलो सर ये वाला भाग को ही त्रिज्यखंड कह रहे हैं, ये हमारा त्रिज्या है, ये हमारा त्रिज्या है, यह भी हमारा त्रिज्या है। ठीक है, ये दोनों त्रिज्या हो गया, त्रिज्या त्रिज्या, और इस वाले को आप कह रहे हो सर चाप है। तो 2 त्रिज्या और एक चाप से जो घिर के भाग बनेगा उसको ही हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक भाग ये भी दिख रहा है जिसको मैं अभी सेट करके दिखा रहा हूँ, ये हिस्सा देखिए, जो ऐसा हिस्सा दिख रहा है यह भी त्रिज्यखंड होगा क्या? ये जो येलो कलर का दिख रहा है कुछ ऐसा, जो ऐसा फिगर दिख रहा है हमें, यह त्रिज्यखंड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ऐसा फिगर आप बोलोगे सर ये जो फिगर है इसमें भी देखो एक रेडियस है, यह भी त्रिज्या है, ये दोनों तो त्रिज्या है ना, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ऊपर वाला चाप है। तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है सर ये जो फिगर दिख रहा है ऊपर में, यह भी 2 त्रिज्या और एक चाप से ही मिलकर बना हुआ है। इसको और समझिए, अगर इसमें डाउट है तो समझिए। एक सर्कल था हमारा, इसको मैंने ऐसे बना दिया तो 2 टुकड़ों में बट गया, एक टुकड़ा हमें ऊपर में ऐसे दिखा
और एक टुकड़ा मुझे नीचे में ऐसे कटा हुआ दिखा। अब ऊपर वाले हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये भी मुझे दिख रहा है त्रिज्या त्रिज्या और चाप से मिलकर बना हुआ है, और नीचे वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये भी दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बना हुआ है, तो यह भी त्रिज्यखंड कहलाएगा और नीचे वाला भी त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो दोनों ही त्रिज्यखंड है, दोनों ही सेक्टर है। ठीक है, अब अंतर क्या है, ये बड़ा है सर, ये बड़ा है, और ये क्या है, ये हमारा छोटा है। तो बड़े के लिए हम लोग दीर्घ यूज कर लेंगे, छोटे के लिए हम लोग लघु यूज कर लेंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर छोटे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फिर से यहाँ पर आ जाइए। आप बोलोगे सर ये वाला जो फिगर ऊपर में दिख रहा है, ये भाग जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और इस वाले हिस्से को आपने त्रिज्यखंड तो बोला ही था। अगर स्पेशल नाम पूछो कि ये छोटा वाला है या बड़ा वाला है, तो आप बोलोगे सर ये लघु त्रिज्यखंड है। ये कैसा है, लघु त्रिज्यखंड है, छोटा वाला है, माइनर सेक्टर है, और ऊपर वाला मेजर सेक्टर है। क्लियर हुआ इतना, ये समझ में आया। अब देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिज्यखंड और सेक्टर को ना एक साथ समझा दे रहा हूँ, एक पेज पर समझाऊंगा तब जाके क्लियर होगा दोनों ही में अंतर क्या है। जब भी मैं बोलूँ वृत्तखंड, आप कंफ्यूज हो सकते हो, वृत्तखंड नाम एक जैसा दिखता है वृत्तखंड, यहाँ पर आप बोलोगे सर ये हमारा त्रिज्यखंड। मैं दोनों ही बना के दिखा रहा हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो सेगमेंट, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। मैं लघु वाले की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले की बात कर रहा हूँ। त्रिज्यखंड कुछ ऐसा दिखता है। वृत्तखंड जो होता है एक जीवा, है ना, एक जीवा और एक चाप से घिरा हुआ भाग कहलाता है। तो जब भी वृत्तखंड बोलूं तो आपको याद नहीं रखना है कि जीवा चाप क्या होगा, आप सिंपली याद करना कि सर ये फिगर हमें याद है, वृत्तखंड जैसे ही बोला ये फिगर बना देना, आपको दिख जाएगा सर ये जीवा है, ये हमारा चाप है, बस इतना से आपको क्लियर हो जाएगा। त्रिज्यखंड जब भी बोलूं, त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या आएगा, त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्या आएगा। आप बोलोगे सर दो त्रिज्या आएगा और एक चाप आएगा, तो दो त्रिज्या, आप याद रखना, दो त्रिज्या प्लस एक चाप से जो घिरा हुआ भाग होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। छोटे को लघु, बड़े को दीर्घ कहेंगे। तो जो छोटा वृत्तखंड होगा उसको लघु, बड़े वाले को दीर्घ कहेंगे। छोटे त्रिज्यखंड को लघु और बड़े त्रिज्यखंड को दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। इतना क्लियर है सभी को। देखिए अगर इतना कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, इतना कंसेप्ट पढ़ लिया, तो आपका चैप्टर नंबर 10.1 जो है, जिसका कल आपका टेस्ट है, वो तो आप कर लोगे। यही बुक है, बुक की ही पेज लिख रखी है। देखो बुक में ही क्वेश्चन देखना, आपको सारे दिख जाएगा, बुक साथ में रख रहे है ना सभी के पास। पहला क्वेश्चन क्या है, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है, बताओ बहिर्भाग या अभ्यंतर में। अभ्यंतर में। अच्छा चलो अभी मैं कह रहा हूँ सभी को आंसर चैट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, चैट में लिखोगे सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप बोलोगे सर वृत्त का केंद्र जो होगा वृत्त के अंदर में होता है ना, सेंटर अंदर में होगा, तो कहेंगे सर ऑप्शन ये वाला सही है, अभ्यंतर। बहिर्भाग गलत होगा। दूसरे वाला का बताइए, दूसरे वाला का बताइए। एक बिंदु, समझिए पहले, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वह वृत्त के डैश में स्थित होगा, अंदर होगा या बाहर होगा, समझते हैं इसको। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वृत्त बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है, ये त्रिज्या है हमारा, त्रिज्या का दूरी जो है मान लो ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमें एक ऐसा बिंदु चाहिए जो 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा दूरी पर हो, है ना, इससे भी ज्यादा दूर हो। तो इससे ज्यादा दूर अगर आप बनाओगे तो आप बाहर चले जाओगे, है ना, त्रिज्या से अगर ज्यादा दूरी पे जाओगे तो बाहर चले जाओगे, तो बिंदु पी कहाँ रहेगा, बाहर में रहेगा, तभी त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर होगा, है ना। तो यही क्वेश्चन में बोला गया था कि एक ऐसा बिंदु, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, तो एक ऐसा बिंदु वृत्त जिसकी वृत्त की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होगा, त्रिज्या से अगर ज्यादा दूर पर होगा तो वृत्त के बाहर में चला जाएगा, अभ्यंतर में नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। क्वेश्चन 3 देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, ये तो डायरेक्ट बताया है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है, व्यास। व्यास। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें सीधे सीधे याद है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी व्यास होगी और केंद्र से गुजरेगा, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। चलो ये क्वेश्चन का आंसर बताओगे, उस चाप को हम क्या कहेंगे, हाँ बताइए फिर से। अर्धवृत्त, वेरी गुड। अब देखो इसको समझाता हूँ। आप बोलोगे सर एक ऐसा चाप, मान लो ऐसा मैंने बना दिया, अब मैंने एक बनाया, दो एक डायमीटर बना लिया, ये डायमीटर। ठीक है, अब एक ऐसा चाप के बारे में बात किया जा रही है जिसका एंड पॉइंट जो है, अंतिम जो बिंदु है, ये दोनों बिंदु किसी व्यास का बिंदु है। तो अगर व्यास का बिंदु है तो हम कहेंगे सर ये दोनों बराबर बराबर हिस्से हो जाएंगे, और बराबर हिस्सा हो गया तो ये भी हिस्सा बराबर हो गया, तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर हो गया।
और ऊपर और नीचे का हिस्सा जब बराबर हो जाएगा तो उसको ना ही लघु कह सकते हैं ना ही दीर्घ कह सकते हैं। दो अगर पर्सन बराबर हो जाएंगे तो उसको बड़ा छोटा नहीं कह सकते। और जब भी बड़ा छोटा नहीं कह पाएंगे तो आप सीधे उसको कह देना सर आधा आधा, है ना, तो अर्धवृत्त कह देंगे उसको, है ना। तो आप बोलना सर इसका जो आंसर आएगा वो अर्धवृत्त आ जाएगा। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो सीधे बोलना सर एक चाप अर्धवृत्त होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, अर्धवृत्त होता है, सेमी सर्किल होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 पढ़िए। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड क्या होता है, कुछ ऐसा होता है ना, जीवा। जीवा। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर सर एक तो मैंने चाप यहाँ लिख ही दिया, वृत्तखंड चाप और जीवा से मिलकर बना होता है, इन्हीं से घिरा होता है, सॉरी। तो आप बोलोगे चाप तो यहाँ लिखा गया है तो आप यहाँ पर जीवा लिख दो, है ना। तो जीवा और चाप से मिलकर बना होगा। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितनी, ये तो बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन 6 बताइए, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांटेगा, 3 भागों में 3। बांटेगा। एक अंदर, एक बाहर, एक वृत्त अपने आप। ठीक है, खुद 3। तो ये 3 भाग में हो गया। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, सारे इजी थे। क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में बस ट्रू फॉल्स बताना है कि वो सही है या गलत है। एक स्टेटमेंट लिखा गया है, आपको ही बताना सही है कि गलत है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वृत्त का केंद्र बना लिया और वृत्त पर कोई बिंदु बना लिया, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, तो इस रेखाखंड को बोला गया है त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या ही कहते हैं क्या इसको, हाँ आप सर यस बोलोगे सर, यस सर इसको तो त्रिज्या ही कहते हैं, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ये ट्रू लिख दोगे, है ना, ट्रू, सत्य है ये। ठीक है, अच्छा टी एफ लिख देना, टी मतलब ट्रू सही और एफ मतलब फॉल्स। ठीक है, चलिए सेकंड बताइए। एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, परिमित होती है क्या, परिमित मतलब फिक्स्ड, फॉल्स। आप बोलोगे सर जीवा जो False। होती है परिमित नहीं होती है, अपरिमित होती है, अनगिनत होती है, जितनी मर्जी उतना बना सकते हैं। ठीक है, तो अनगिनत होगा तो ये वाला क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, गलत है, परिमित नहीं होगा, अपरिमित लिख दे तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, परिमित है तो फॉल्स होगा। 3 देखिए, यदि एक वृत्त की 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाएगा क्या। देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन सीधे जी समझिए, सर। एक वर्ड यहाँ आ गया बराबर, और अगर कोई भी दो चीज बराबर हो जाती है ना, मान लो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण, बड़ा अच्छा ही उदाहरण था। आप बोलोगे सर अगर इन दोनों बराबर बराबर हैं, अगर दोनों ही बराबर हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, अच्छा बातें नहीं करनी आपस में, अभी कुमार के नाम से बच्चों प्लीज आप आपस में बातें मत करिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर ये दोनों बराबर है तो इनको बड़ा छोटा, किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं कह सकते, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भाग में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप नहीं कहलाएगा। तो दीर्घचाप नहीं कहलाएगा तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है क्या। ऐसा जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या का दोगुना हो, ट्रू। हाँ, तो आप बोलोगे सर ऐसा सही है जीवा, सर। हाँ सही है, एक ऐसा जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो उसको ही तो व्यास कहते हैं ना, व्यास का होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, तो ये बिल्कुल सही है, आंसर टी आएगा, ट्रू। त्रिज्यखंड जो होता है जीवा और चाप से मिलकर भाग होता है क्या। त्रिज्यखंड बोला, त्रिज्यखंड बना लो। आप बोलोगे सर यहाँ पर बोला गया जीवा और चाप, नहीं तो ये सर, जीवा और चाप से मिलकर बना है क्या, नहीं गलत है। आप बोलोगे सर त्रिज्यखंड में तो त्रिज्या आना चाहिए, क्योंकि सर त्रिज्यखंड में तो त्रिज्या त्रिज्यखंड आना में दो चाहिए, जीवा, दो त्रिज्याएं होती है। 2 त्रिज्या होती है। त्रिज्यखंड ऐसा समझिए, त्रिज्यखंड है तो त्रिज्या आना चाहिए, नहीं आया यहाँ त्रिज्या तो नहीं होगा, जीवा और चाप से मिलकर नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर मैं त्रिज्यखंड की जगह पर वृत्तखंड लिख दूंगा तो आंसर क्या होगा, तो ट्रू हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं तो कि सही होगा सर। वृत्तखंड, तो सही हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन बदल के पूछा जा सकता है आपसे कि वृत्तखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है तो आंसर सही होता। अगर मैं त्रिज्यखंड लिख दूंगा तो आंसर गलत है अभी के लिए। ठीक है, और वृत्त एक समतल आकृति है क्या, तो समतल आकृति ऐसे आकृति को कहते हैं जिसको आप किसी भी सरफेस पर किसी भी तल पर बना सकते हो। तो हम लोग तो सर्कल को 1000 बार बना रहे हैं, है ना, तो आप कहोगे सर ये एक समतल आकृति है ना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये वाला ट्रू है, सही है। क्लियर है, तो ये कंप्लीट करते हैं आपका एक्सरसाइज नंबर 10.1। ठीक है, 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करता है। ठीक है, अब आप लोग बताओ 10.2 करना है या 10.5 करना है, जो बोलोगे वो कर लेंगे। 10.2 कर लें या 10.5 कर लें, 10.5 और 10.2 ज्यादातर आ रहा है 10.2, चलो 10.2 ही कर लेते हैं। 10.5 फिर बाद में कभी कर लेंगे। ठीक है, 10.5 बाद में कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एनसीईआरटी बुक आपका निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देखो ये जो 10.2 में बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर, बस कुछ थ्योरम्स है। देखो
ये थ्योरम क्या कहता है, इसको प्रूफ भी कर लेंगे। थ्योरम नंबर 10.1 देखिए, 10.1 प्रमेय है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक इसको समझने के लिए ना मैं इस थ्योरम को एक पेज पर ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, सॉरी, अभी दिख रहा है पूरा आपको थ्योरम, ठीक है, अभी दिख रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल बना ले रहा हूँ, ठीक है, एक सर्कल बना लिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो बराबर जीवाएं बोली गई है, वृत्त की बराबर जीवाएं, तो दो जीवा बना लो, एक जीवा मैंने यहाँ पर बना लिया और एक जीवा मैंने यहाँ पर बना लिया। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो ए बी है, ए बी, और मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया नाम पी क्यू, तो दिया गया है यहाँ पर लिखना गिवन में, या दिया गया है करके लिख देना। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ये थ्योरम प्रूफ कैसे होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये दोनों दिया गया है कि दोनों जीवाएं बराबर है। तो आपसे पूछा जाए केंद्र पर अंतरित जो कोण बनाएंगे बराबर बनाएंगे, तो केंद्र यहाँ पर बना दो। अब क्या करोगे, जीवा को केंद्र से मिला दीजिए। तो ये जो केंद्र कोण आपको दिख रहा है ना, एंगल ए ओ बी है ना, ये जो आपको, एक सेकंड रुको मैं इसको सही तरीके से ऐसे मिला देता हूँ। देखो ये जो आपको मान लो इसको सेंटर नाम दे दिया हो, ये जो कोण दिखता है आपको, ये वाला कोण, इसको बोलोगे सर जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। और ये वाला कोण की बात अगर मैं करूं तो इस कोण को आप बोलोगे सर जीवा पी क्यू द्वारा को केंद्र पर अंतरित कोण। समझ में आया। मैं फिर से अगर बना दूं, एक जीवा मैंने ऐसे बना दिया एम एन, तो अगर मैं एम एन के एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दूं तो आप क्या बोलोगे सर, जीवा एम एन के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये वाला है, ठीक है। तो उसे कहते हैं केंद्र पर अंतरित कोण, आपको समझना होगा, ठीक। अब ये कैसे सिद्ध होगा, हमें प्रूफ क्या करना है, यहां पर लिख देना, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, कि एंगल ए ओ बी जो है वो बराबर है एंगल ए ओ बी जो है पी ओ क्यू के बराबर है, पी ओ क्यू के बराबर, ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ में आप सिंपली लिख दो सर्वांग समता आपने पढ़ रखा है, कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ रखा है। आप दोनों ट्रायंगल को ले लो, आप बोलो सर त्रिभुज ए ओ पी, है ना, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज पी ओ क्यू ले लो, पी ओ क्यू में इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। क्या यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं, इनमें कुछ चीजों को मिटा दे रहा हूँ इसको, है ना। आप बोलोगे सर ये वाली चीज हटा दीजिए, चलो। ए बी बराबर पी क्यू। हाँ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैं सारी चीजें लिख दे रहा हूँ। पहले आप लिखो सर ओ ए जो होगा, ओ ए किसको बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा। क्यों, ओ ए देखो आप ओपी के बराबर कर सकते हो, दोनों ही क्या है, तो सर ये त्रिज्या है, त्रिज्या। दोनों ही एक सेम ही सर्किल के त्रिज्या है, दोनों ही रेडियस है, ओ ए भी त्रिज्या है, ओपी भी त्रिज्या है, सारे त्रिज्या बराबर होगी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सर ओ बी जो होगा, ओ बी बराबर होगा ओ क्यू के, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ना, ये दोनों भी, ये भी त्रिज्या ही है। तो आप कह सकते हैं सर ओ बी जो है वो ओ क्यू के बराबर है। तो एक साइड मुझे मिल गया यहाँ पर और दूसरा भी साइड मिल गया यहाँ पर, तो मैंने दो एस लिख दिया। एक चीज और देखो, आप लोग सर ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये कैसे मिला, ए बी पी क्यू के बराबर कैसे मैं कह सकता हूँ, सारे जीवा तो बराबर नहीं होती। लेकिन देखो क्वेश्चन में दिया गया है, ये तो गिवन था ना, तो आप बोलना सर ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, ये दिया गया है, या लिख देना गिवन, ठीक है। तो आप बोलना सर ये हमें दिया गया था कि ए बी और पी क्यू बराबर त्रिज्या है, तो हम कह सकते हैं सर ओ ए ओ पी के बराबर है, ओ बी ओ क्यू के बराबर है और ए बी पी क्यू के बराबर है, तो एक साइड और मिल गया। तो हम कह सकते हैं सर ये अगर तीनों ही भुजाएं बराबर बराबर दिख गई, ओ ए ओ पी के बराबर, ओ बी ओ क्यू के बराबर और ए बी पी क्यू के बराबर, तो एक कॉन्ग्रुएंसी का आपने सर्वांग समता का नियम पढ़ा होगा, भुजा 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 प्रतिबंध, साइड 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 क्रिटेरिया। ऐसे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सर, हाँ एस एस एस, तो आप बोले सर यहाँ पर लिख सकते हैं ए ओ बी जो त्रिभुज होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी ओ क्यू के, है ना, ये सर्वांग समता का साइन आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं सर यहीं से हम लिख देंगे एंगल ए ओ बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे लिख देना सीपीसीटी, सुना है आप सभी ने, बस सीपीसीटी लिख देना, ये आंसर आ जाएगा। सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग। हाँ, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, या इंग्लिश में कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो वही आता है सीपीसीटी, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सीपीसीटी लिख देते हैं, काम चल जाता है हमारा।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो गया हमारा, एओबी और पीक्यू बराबर प्रूफ करना था। क्लियर हुआ, ये समझ में आया? तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अगला जो थ्योरम है, अगला थ्योरम क्या कहता है, इसी का बस रिवर्स है। इस बार देखो हमने क्या बोला था, समझिएगा। इस बार हमने बोला था कि अगर हमारे पास दो त्रिज्या बराबर है तो हमने प्रूफ किया कि सर यहाँ पर जो कोण बनेगा ना, ये कोण बराबर बराबर बनेगा, ये दोनों कोण बराबर बनेगा। अब इसका जो अगला उल्टा जो कहता है, इसका रिवर्स जो है, तो यहाँ पर देखो थ्योरम नंबर 10.2, 10.2 को देखिए। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ इसको। इसका जस्ट विपरीत बोलता है, मतलब सिंपली यहाँ पर बस ये बोला गया, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो प्रूफ कीजिए कि जीवाएं बराबर होती हैं। जस्ट इसका रिवर्स कर दोगे। इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एक सर्कल बना लिया, है ना, एक सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल में क्या बोला जा रहा है कि दो जीवा है हमारे पास। अब ये नहीं बोला कि जीवा बराबर है, मैं दो जीवा बस बना ले रहा हूँ। दो जीवा का नाम दे दो, एक जीवा ले लिया ए बी और एक जीवा ले लिया पी क्यू। अब इस बार दिया क्या गया है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ना वो बराबर है। तो मान लो यहाँ पर सेंटर ओ है, तो केंद्र से मिला दीजिए इसके एंड पॉइंट को, है ना। तो इसको ऐसे मिला दिया। तो अभी दिया क्या गया है आपको, ये गिवन है, दिया गया है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण बराबर हैं आपस में। ये गिवन है, क्वेश्चन को पढ़िए आपको दिख जाएगा, मतलब थ्योरम को पढ़िए दिख जाएगा। केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, तो यहाँ पर लिखना इस बार, अगर ये दिया तो इस बार लिखना दिया गया है एंगल ए ओ बी बराबर एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, हम अब इस बार क्या दिया गया कि एंगल बराबर है। अब प्रूफ करना है कि ए बी और पी क्यू बराबर हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो गया। सिद्ध क्या करना है हमें, इसी का जस्ट रिवर्स कर दो। यहाँ पर लिख दो सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख दोगे ए बी जो होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। ए बी पी क्यू के बराबर हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, यहाँ पर लिख देना, प्रमाण लिखना आप हिंदी में। आप लिख दो सर, फिर से हम वही ट्राइंगल को ले लेते हैं ए ओ बी, फिर से हम कॉन्ग्रुएंट ही दिखाएंगे, तथा ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को हमने ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल को जैसे ही लोगे आपको सबसे पहले मिलेगा सर, फिर से वही चीज लिख देते हैं सर, ओ ए जो होगा वो ओपी के बराबर होगा, ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर होगा क्योंकि दोनों ही त्रिज्या है। सेम चीज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर रीजन देना, यहाँ पर एक साइड मिल गया ना, एक साइड मिल गया, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर हमें ये भी दिया गया है कि ये वाला जो कोण है, ये जो दिया गया ना, इस वाले को लिख दो आप। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर एंगल ए ओ बी जो है ये बराबर है एंगल पी ओ क्यू के, है ना। तो आप बोलो सर ये तो गिवन था, ये दोनों कोण जो आपस में, ये दोनों कोण बराबर है, तो यहाँ पर लिख दो गिवन है ना, ये दिया गया है, दिया गया है। और ये क्या मिल गया आपको, एक कोण मिल गया। अब ये आप एंगल बोलोगे सर, हाँ एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, एक कोण मिल गया। और एक और आप बोलोगे सर ओपी जो है, सॉरी ओपी ओबी जो है, बराबर ओबी जो है वो ओपी के, ओबी जो है वो ओक्यू के बराबर है ना, ओबी जो है वो ओक्यू के बराबर हो जाएगा। तो ओबी ओक्यू के बराबर दिख गया। ये भी हमें क्या कहाँ से मिल रहा है, आप बोलोगे सर ये दोनों ही त्रिज्याएं हैं, है ना, ये भी त्रिज्या है, ठीक है, ये भी त्रिज्या है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, एक साइड लिया, यहाँ पर से एक साइड लिया, एक साइड ये लिया, एक साइड ये लिया। अब ये दोनों साइड के बीच का कोण लिया और इस वाले त्रिभुज में इन दोनों साइड के बीच का कोण लिया। तो साइड एंगल साइड एक प्रतिबंध आपने पढ़ा होगा, भुजा कोण भुजा प्रतिबंध। तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो यहां से हम फिर से लिख देंगे सर, त्रिभुज ए ओ बी जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी ओ क्यू के, है ना। अब अगर ए ओ बी पी ओ क्यू के सर्वांगसम है, तो यहां से आप अगर लोगे ए बी को, है ना, यहां से आप अगर ए बी को लोगे तो बराबर किसके आएगा, यहाँ से आप ले लोगे पी क्यू के, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो सर्वांग संगत भाग देखते हैं ना, ऐसे ही देखते हैं। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर ए ओ बी और यहाँ पर लिख दिया पी ओ क्यू, तो नाम बड़ा ध्यान से लिखना होता है। अगर मैं ओ बी लिख दूं तो आपको ओ क्यू लिखना पड़ेगा, अगर मैं ए बी लिख लूं तो आपको पी क्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर हो जाएगा, कैसे, सीपी से। यहाँ एक रीजन लिख देना, साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड प्रतिबंध, ठीक है। यहाँ पर लिख देना साइड एंगल साइड प्रतिबंध से ये दोनों सर्वांग हो गए, ठीक है। चलो ठीक एक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये दोनों थ्योरम आ सकते हैं आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सिमिलर है, कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, जो अभी करवा रहा था उसी से मिलता जुलता आपको लगेगा। देखो इस बार क्या बोला गया, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, अब क्या बोला गया, सर्वांगसम वृत्तों की जीवा।
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो वृत्त बना ले रहा हूँ। सर्वांगसम वृत्त मतलब दो सेम वृत्त, है ना, एक ही जैसे वृत्त। सर तो अगर मैं दो, वर्त सर्वांगसम होंगे तो हम सीधा इसी पे सीटी नियम लगाकर कर देंगे। किसमें, सर्कल में? यस सर, अगर वर्त सर्वांगसम है तो हाँ, वृत्त सर्वांगसम है तो बताइए सर आगे। मैंने तो यही बता रखा है। सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। चलो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसके बाद तुम बताना, ठीक है? पहले सुन लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपका भी जो क्वेश्चन है ना वो भी सुनेंगे अभी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंकित करते हैं। तो यहाँ पर बोला कि अगर दो वृत्त सर्वांगसम है, तो वृत्त सर्वांगसम कब होगा, जब उनकी त्रिज्या बराबर हो जाए। तो अगर दो वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है तो उनका वो दोनों वृत्त क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। मान लो अगर 2 सेंटीमीटर मानकर, त्रिज्या मानकर दो वृत्त बनाएंगे, तो 2 सेंटीमीटर इसका भी है, 2 सेंटीमीटर इसका भी है, तो कहेंगे दोनों सर्वांगसम है, बिल्कुल एक जैसे सर्किल बन जाएंगे, ठीक है? तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर दो सर्किल मैंने ले लिया, यहाँ पर बोलोगे सर इसका दोनों सर्वांगसम है, दोनों का त्रिज्या बराबर बराबर है। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर और क्या बोला गया, वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र, अच्छा तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर को, अच्छा ठीक है। तो मैं दो जीवा बना रहा हूँ, ठीक है? आप बोलोगे सर इसमें भी एक जीवा बना लो और इसमें भी एक जीवा बना लो। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो जीवा, ये दोनों जीवा है, केंद्र पर बराबर कोण अंकित कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंकित करें। कोण बराबर अंकित कर रहा है, इसका मतलब आप इसको ऐसे मिला दो और इसको भी ऐसे मिला दो, मतलब इसका नाम दे दो आप अगर ओ ए बी, और इसका नाम मान लो, इसको मैंने दे दिया ओ डैश, और इसका नाम दे दिया पी क्यू। तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी जो है वो बराबर है एंगल पी ओ डैश क्यू के। ये दे रखा है क्वेश्चन में, बताइए, ठीक है? तो अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिया गया है, ये गिवन है, ठीक है? ये गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी जो है, ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है? आप बोलोगे सर ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, इसको मिटा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? चलो यहाँ पर स्टेप्स देखिए कैसे कैसे आप लिख दोगे। सिंपली आपको क्या क्या लिखना होगा यहाँ पर, सर हम आप बस, इन हाँ दोनों बताइए। त्रिभुजों को सर्वांगसम कर हाँ, इन दोनों सीटी का सीटी सर्वांगसम कर देंगे, हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सर्वांगसम के लिए कौन कौन सा नियम लगाओगे? आप बोलोगे सर हम लेते हैं एक त्रिभुज ए ओ बी को, एंड एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज पी ओ डैश क्यू को। फिर से त्रिभुज को ले लिया, हम कह सकते हैं सर ओ ए जो होगा वो ओ डैश पी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों सर्वांगसम है। तो हम कह सकते हैं अगर इसका त्रिज्या आर है तो इसका भी त्रिज्या आर होगा। सर्वांगसम त्रिभुज की त्रिज्याएं बराबर होती है, तो दोनों ही त्रिज्या है ना? आप बोलोगे सर दोनों सर्वांगसम त्रिभुज की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद हम कह सकते हैं सर ओ बी जो होगा वो ओ डैश क्यू के बराबर होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ओ बी बराबर ओ डैश क्यू के बराबर होगा। अगेन ये भी सर्वांगसम त्रिभुज की त्रिज्या हो गई। उसके बाद आप बोलोगे सर हमें दिया गया है ये जो कोण है ये बराबर हो जाएंगे, बराबर दे रखा है ए ओ बी जो है ये बराबर दिया गया है एंगल पी ओ डैश क्यू के, है ना? तो आप बोलोगे सर ये गिवन है, या फिर लिख देना दिया गया है, ये गिवन था। तो हम कह सकते हैं सर दो साइड मिल गया, तो एक साइड मुझे मिला, ये वाला साइड जो है इसके बराबर है, ये वाला जो साइड मुझे दिखा इसके बराबर है। अब ये दोनों जो साइड बना रहे हैं उनके बीच वाले कोण भी बराबर दिख गए। तो आप बोलोगे सर फिर से वही लग रहा है, साइड एंगल साइड क्रिटेरिया से, ये प्रतिबंध से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आ गए, है ना? तो आप बोलोगे सर अगेन हमें वही चीज दिख गया, सर त्रिभुज ए ओ बी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं सर ए बी जो होगा, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। और ये हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों जीवा जो होंगे बराबर होंगे, ठीक है? तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख देना सीपीसीटी, ठीक है? सीपीसीटी लिखोगे, क्लियर है? तो एक्सरसाइज 10.2 में इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी होते हैं, ठीक है? चलिए इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। तो सर अभी स्टॉप कर, कोई भी डाउट